हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल अपलोड द वीडियो। सो आज हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज इस चैप्टर में फर्स्ट विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो सेल साइकिल के बारे में हम लोग क्या समझते हैं या फिर सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग क्या समझते हैं। एक्चुअली हर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक ही सेल से होती है, ओके। एंड यही सेल बड़ा होके बार बार डिवीज़न करके नए सेल्स बनाता है। एंड इसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर पूरा बॉडी बनाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिविजन्स। मतलब अगर बार बार कोई सेल डिवाइड करके नए सेल्स बना रहा है तो उसको तो सेल डिवीजन ही बोलेंगे ना। एंड सेल के ग्रो करने, डीएनए की कॉपी बनाने और दो नए सेल्स में डिवाइड होने की पूरी प्रोसेस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। यह प्रोसेस बॉडी की ग्रोथ और पुराने सेल्स के जगह नए सेल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके तो आज जो है ना मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए एंड प्लीज़ कोऑपरेट, ओके। तो मैंने ये बोला कि हर ऑर्गेनिज्म की शुरुआत तो एक ही सेल से होती है, सिंगल सेल। एंड यही जो सेल होता है ना, वो बड़ा होकर बार बार डिवाइड करके नए सेल्स बनाता है। सेल की कॉलोनीज़ वगैरह मिलियंस ऑफ सेल्स बनाते हैं। इसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है वो पूरा बॉडी बनाते हैं। एंड सेल की ग्रो करने, डीएनए की कॉपी बनाने और दो नए सेल्स में डिवाइड होने का जो ये प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। यह प्रोसेस जो है ना, ये बॉडी की ग्रोथ और पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एंड इसके बाद हम अब ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो यहाँ बोल रहा है कि आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। मतलब क्या तुम्हें पता है कि हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, वह अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करता है। And you may wonder how a single cell then goes on to form such large organism। मतलब तुम सोच सकते हो कि एक सिंगल सेल इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना दे रहा है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेल्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। Okay, growth and reproduction are the characteristics of cell and indeed of all living organism. This is a very important line, okay. And उसके बाद है all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। इसका मतलब ये है कि हर सेल जो है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। एक पेरेंट सेल से दो नए सेल्स बनते हैं। मतलब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ओके। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny। मतलब जो डॉटर सेल्स बनते हैं वे भी ग्रो करते हैं और वे फिर से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह एक पेरेंट सेल से बहुत सारे सेल्स की पॉपुलेशन बन जाती है। मतलब ऐसे ही जो है मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं। मतलब एक पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स को प्रोड्यूस करता है। इट डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल एंड देन वो डॉटर सेल है वो भी फिर दो और डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं। ऐसे करके ही बहुत सारे सेल में जो है सेल की पॉपुलेशन बन जाती है। नाउ लास्ट लाइन यहाँ पर क्या है, इन अदर वर्ड्स सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो आसान शब्दों में यहाँ पर ये लिखा है कि बार बार ग्रोथ और डिवीजन होने से एक सिंगल सेल जो है वो लाखों सेल्स से बना एक पूरा बॉडी बना देता है, ठीक है। तो जैसे हम इंसान जो है सबसे पहले तो एक सिंगल सेल से ही बने हुए हैं, यानी कि जो हम लोग बोल सकते हैं जाइगोट, ठीक है। तो एक ही सेल से, सिंगल सेल से जो है लाखों सेल बन जाता है और वो लाखों सेल से हम लोग क्या, एक हमारा पूरा लार्ज ऑर्गेनिज्म यानी कि ये पूरा बॉडी हमारा बन जाता है उसी एक सिंगल सेल से। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज सेल साइकिल, ओके।
तो यहाँ पर है कि सेल डिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस. यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेल डिवीजन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. मतलब जब सेल डिवाइड करता है तब डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ भी साथ साथ होते रहता है. जब सेल डिवाइड करता है, ओके, द टाइम व्हेन द सेल डिवाइड्स, तभी डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ भी साथ साथ होते रहता है. All these process, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. इस लाइन का मतलब ये है कि ये जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे ये सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, ये सब जितने भी हैं, ये सारे प्रोसेस सही क्रम और सही तरीके से होने चाहिए, ओके, ताकि जब ये नए प्रोजेनी सेल्स में पूरे तरीके से सही और जो जीनोम डीएनए है वो पूरे सही तरीके से उसमें हो. मतलब इसका ये है कि जैसे ये प्रोसेस हो गया सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये सब प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेटेड वे में हो, सही वे में हो, और ये सही तरीके से होने भी चाहिए ताकि जो नए प्रोजेनी सेल्स हैं उनमें पूरा और सही डीएनए हो. इसीलिए ये सारे जो प्रोसेस हैं ये इनका कोऑर्डिनेटेड वे में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Now, the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. मतलब यहाँ पर सेल साइकिल का डेफिनेशन दिया हुआ है विच इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर ये बोल रहा है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं सीक्वेंस में, बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, जिसमें कि सेल जो है अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है. मतलब सेल पहले अपना जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करता है, ठीक ना, फिर सेल के बाकी पार्ट्स बनाता है और लास्ट में दो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है. और ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं. पहले क्या होता है कि सेल जो है वो अपना जीनोम यानी कि डीएनए को डुप्लीकेट करता है, फिर सेल जो है जो बाकी पार्ट्स है ना उसको बनाता है, फिर सेल अपने बाकी पार्ट्स को बनाता है और लास्ट में वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स. और इस पूरे सीक्वेंस को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle. यहाँ पर ये बोल रहा है कि although cell growth जो है वो एक continuous process है, हमेशा होते ही रहता है सेल का ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होने के टर्म्स में सेल का ग्रोथ हमेशा होते ही रहता है, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लेकिन डीएनए का जो सिंथेसिस है ना वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में ही होगा, वो भी सेल साइकिल में वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होगा जिसका नाम है एस फेज़. तो ये तो पता होगा बहुत सारे लोगों को क्योंकि ये 11th में दिया हुआ है. सो सेल का ग्रोथ यानी कि साइटोप्लाज्म का बढ़ना ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार ही चलते रहता है. लेकिन डीएनए का सिंथेसिस जो है वो सेल साइकिल का एक खास स्टेज है जो कि एस फेज़ में होता है, जो यहाँ दिया नहीं है बट आगे हम लोग उस चीज़ को पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है कि द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न. मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए की कॉपी बनती है, उन्हें बाद में सेल डिवीज़न के दौरान दो डॉटर न्यूक्लियाई में बराबर बांट दिया जाता है. द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. क्रोमोसोम्स यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है, फिर बाद में उन्हें सेल डिवीज़न के टाइम पर दो डॉटर न्यूक्लियाई में बराबर बराबर बांट दिया जाता है. बस यही इस लाइन का मतलब है. नाउ द लास्ट लाइन इज़, दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल. ये जितने भी सीक्वेंस चल रहे हैं, प्रोसेस हो रहा है, ठीक ना, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये सब अंडर जेनेटिक कंट्रोल हैं. ये सब जो जितने भी इवेंट्स हैं, ठीक है, ये डीएनए के कंट्रोल में होते हैं, यानी कि जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, फेजेस ऑफ सेल साइकिल.
तो इसमें तो पहले तो दो फेज़ हैं, सबसे पहले इंटर फेज़ और एम फेज़ विच इज़ अ माइटोटिक फेज़। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जान लें। यहाँ पर है कि अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज़ इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। मीनिंग ये है इसका कि एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल साइकिल को समझाने के लिए ना एक ह्यूमन सेल्स का एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज़ इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ओके, दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स। ये सेल्स लगभग हर 24 घंटे में एक बार डिवाइड करते हैं। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। मतलब ये है कि सेल साइकिल का जो समय है वह अलग अलग ऑर्गेनिज्म और अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग हो सकता है। ओके, नाउ yeast for example can progress through the cell cycle in only about 90 minutes। मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए yeast जो है वो लगभग 90 मिनट्स में अपना सेल साइकिल को वो पूरा कर लेता है। द सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। यहाँ पर सेल साइकिल के दो बेसिक फेजेस दिखाए गए हैं, विच इज़ इंटरफेज एंड एम फेज विच इज़ अ माइटोसिस फेज। इंटरफेज को हम लोग जो है रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two successive M phases। मतलब ये है कि M phase जो है वो स्टेज है जब असली सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस शुरू होता है। M phase represents the phase when actual cell division or mitosis occurs। उसके बाद है कि इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। मतलब ये है कि इंटरफेजेस जो है वो दो एम फेज के बीच का समय होता है, इसीलिए इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ओके, it is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन सेल के 24 घंटे के सेल साइकिल के दौरान में असली डिवीजन जो है वो सिर्फ 1 घंटे का ही होता है। मतलब सेल साइकिल तो 24 घंटे चलती ही रहती है, लेकिन मेन जो सेल डिवीजन है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। ओके, नाउ द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। मतलब ये है कि इंटरफेस जो है वो पूरे सेल साइकिल का मोर देन 95% टाइम कंज्यूम करता है। इंटरफेस जो है वो पूरे सेल साइकिल का 95% से भी ज़्यादा समय लेता है। ओके, नाउ उसके बाद है The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome karyokinesis and usually ends with the division of cytoplasm cytokinesis। इसका मतलब ये है कि M phase पहले न्यूक्लियस के डिवाइड होने से शुरू होता है और फिर साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने पर ख़त्म होता है। मतलब एम फेज पहले न्यूक्लियस की डिवाइड होने यानी कि कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिवाइड होना, तो यानी कि एम फेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन पर ख़त्म होता है। ओके, The interphase, thou called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। इसका मतलब ये है कि इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं, लेकिन असल में वो रेस्टिंग कर रहा होता है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। मतलब इंटरफेस जो है वो असल में इस समय में सेल को ग्रो करता है और डीएनए रेप्लिकेशन करता रहता है अंदर ही अंदर। बट वो उसका बस नाम रेस्टिंग फेज है, बट वो रेस्ट पे रहता नहीं है, एक्चुअल में वो अपने आप को प्रिपेयर करते रहता है सेल डिवीजन के लिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर दिया है कि द इंटरफेज दाउ कॉल द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ना उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन है, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इंटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेज जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है G1 फेज़ जिसे हम गैप 1 फेज़ भी बोलते हैं, दूसरा है S फेज़ यानी कि सिंथेसिस फेज़, और तीसरा है G2 फेज़ यानी कि गैप 2 फेज़। नाउ यहाँ पर है कि G1 फेज़
जीवन फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये है सॉरी, जीवन फेज माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन से शुरू होने से पहले का समय है। ओके, इस समय सेल ग्रो करता है लेकिन डीएनए की कॉपी नहीं बनाता। ठीक है, तो इस फेज़ में क्या होता है कि जीवन फेज़ जो है वो माइटोसिस के बाद और डीएनए के रेप्लिकेशन से शुरू होने के पहले का समय है, ठीक ना। और इस समय जो है वो सेल ग्रो करता है लेकिन डीएनए की कॉपी जो है वो नहीं बनाता है। दूसरा है यहाँ पर, ड्यूरिंग जीवन फेज the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। जीवन फेज के दौरान जो है ना वो सेल अपना मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहता है, लेकिन डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, पर डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एस फेज़ में होता है क्योंकि वो इसका एक स्पेसिफिक स्टेज है, सबसे स्पेशल स्टेज है जो कि है डीएनए रेप्लिकेशन का, और वो सिर्फ एस फेज़ में होना तय है। ओके, एस और सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम पर क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर एस फेज में कि जो अमाउंट होता है डीएनए पर सेल वो डबल हो जाता है। If the initial amount of DNA is noted as 2C, then it increases to 4C। जो डीएनए का अमाउंट अगर 2C है तो वो इंक्रीज उसका डबल हो जाता है यानी कि 4C हो जाता है। However, there is no increase in the chromosome number, यानी कि क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहता है क्योंकि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम का नहीं, इसीलिए क्रोमोसोम एज इट इज़ रहता है। ओके, If the cell had diploid or twin number of chromosome at G1, even after S phase, the number of chromosome remains the same, that is 2n। हाँ, तो मैंने बोला ना यहाँ पर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। डीएनए अगर G1 फेज में 2C है तो S फेज के बाद वो डीएनए जो है वो 4C हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम है अगर वो उसका नंबर 2n है, एस फेज के बाद भी वो 2n ही रहेगा G2 फेज में, वो 4n नहीं होने वाला है क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन किसका हुआ है डीएनए का, क्रोमोसोम का नहीं हुआ है। इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो न्यूक्लियस में ही शुरू हो जाता है। एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, और एनिमल सेल की ये एक खास स्टेप है जिसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग द एस फेज। इन एनिमल्स ड्यूरिंग द एस फेज यहाँ पर क्या होता है डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू हो जाता है और सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करता है, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन दी साइटोप्लाज्म, किसमें एनिमल सेल में। यहाँ पे सिर्फ एनिमल सेल की बात हो रही है, प्लांट सेल की बात नहीं हो रही है। ओके, ड्यूरिंग द G2 phase proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। यहाँ G2 फेज में क्या क्या होता है यहाँ सुनिए। G2 फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यानी कि प्रोटीन बनते हैं। ओके, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, और सेल जो है वो तो वहाँ पर ग्रो होती ही रहती है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूज एज always। Okay, so now let's move on to the last paragraph of our today's topic। यहाँ पर है कि some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अडल्ट एनिमल में कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि हार्ट सेल्स जो कि डिवाइड नहीं करते, और कई सेल्स ज़रूरत पड़ने पर ही डिवाइड करते हैं, जैसे कि इंजरी हो गया या सेल की डेथ हो गई, ऐसे केसेस में वो डिवाइड करते हैं, वरना वो डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दिया है कि दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर exit G1 phase to enter a inactive stage called quiescent stage G0 of the cell cycle। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, मतलब
जैसे कि एग्जांपल में हम लोग हार्ट सेल ले लिए जो कि कभी भी डिवाइड नहीं करता। ये सेल इसका आखिर होता क्या है, कौन से फेज़ में रहते हैं? ये बेसिकली ना जीवन के बाद ये एक इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्विसेंट स्टेज या फिर जी नॉट स्टेज भी बोलते हैं सेल साइकिल का। इसका मतलब ये है कि जो सेल आगे डिवाइड नहीं करते वे जीवन फेज से बाहर निकलकर एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जिसको हम लोग जी नॉट स्टेज कहते हैं। उसके बाद है cells in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। यानी कि जी नॉट स्टेज में जो जी नॉट स्टेज में सेल्स तो एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हार्ट का जो सेल है वो एक्टिव रहता है, बट वो आगे डिवाइड नहीं करता, प्रोलिफरेट नहीं करता, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही वो आगे डिवाइड करता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जी नॉट स्टेज में सेल्स एक्टिव तो रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं करते, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही वह फिर से डिवीजन शुरू करते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। यानी कि एनिमल में माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही होता है। क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है वैसे तो, कि एनिमल्स में माइटोसिस कब होता है, मतलब कहाँ होता है? एनिमल्स में माइटोसिस केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही होता है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. For example, male honeybees। यानी कि यहाँ पर ये दिया है कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है एक्सेप्शन, जहाँ हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हैं? उसका एग्जांपल है मेल हनीबीज़। मेल हनीबीज़ में क्या होता है कि जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनमें भी माइटोसिस होता है और वो भी डिवाइड करते हैं। ओके, एंड उसका एग्जांपल है मेल हनी बीज। एंड ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में एंड बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। नाउ अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों तरह के सेल माइटोसिस कर सकते हैं। इस लाइन का यही मतलब है कि प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट्स में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों तरह के सेल्स जो है वो माइटोसिस कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ का लास्ट लाइन, From your recollection of examples of alternation of generation in plants, Chapter 3, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cell। यहाँ चैप्टर 3 तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, बट इफ़ यू कैन आप लोग खुद से पढ़िए एंड उसमें देखिए कि प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन्स के एग्जांपल्स हैं, वहाँ पर उसको याद करिए और बताइए कि किस प्लांट स्पीशीज़ और किस स्टेज में हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस प्लांट स्पीशीज़ और किस स्टेज में हैप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होता है। तो इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शंस में लिखिए अगर आप लोग को पता है तो। अदरवाइज़ जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। ओके, बट अगर आप लोग को आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताइए। ओके, और ये चैप्टर तो अभी है बाकी बहुत सारा, बट इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, क्योंकि मेरा थ्रोट थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इतना भी बहुत मुश्किल से मैंने बोल पाया है इस वीडियो में। तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और कुछ अगर दिक्कत है इस चीज़ को समझने में, आज हम लोग जो भी पढ़े हैं टॉपिक्स उस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द बायोलॉजी पीक को। ओके, थैंक यू। ओके, तो समझ में आया आप लोग को? नाउ अभी हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं उसका हम लोग एक बार समराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है इसका समरी में कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, अभी तक हम ये पढ़े कि सेल साइकिल वह प्रोसेस है जिस पे एक सेल ग्रो करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है और फिर दो नए सेल्स में वह डिवाइड हो जाता है।
और उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि एक नॉर्मल ह्यूमन सेल जो है वो लगभग 24 घंटे में अपना सेल साइकिल पूरा करता है, लेकिन यह समय अलग अलग ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप में अलग अलग हो सकता है। जैसे हम लोग यीस्ट का एग्जांपल लिए थे, तो उसका सेल साइकिल कंप्लीट 90 मिनट्स में हो जाता है। एंड सेल साइकिल के दो मेन फेजेस होते हैं। पहला इंटरफेज़, जो बोले थे कि ये सबसे लंबा फेज़ होता है, लगभग 95% टाइम कंज्यूम करता है। इसमें क्या होता है कि सेल ग्रो करता है और डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। और इसी के 3 पार्ट्स थे इंटरफेस के। पहला था G1 फेज़, जिसमें कि सेल ग्रो कर रहा था। उसके बाद था S फेज़, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। और G2 फेज़, जिसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस होता था और मतलब कि सेल डिवीज़न की तैयारी करता था। और जैसे इंटरफेस के बाद जो है दूसरा फेज़ था सेल साइकिल का, वो था एम फेज़, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज़ भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होता था, ठीक है ना। इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता था, कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता था, साइटोकाइनेसिस। और इसी तरह सेल साइकिल में पहले जो है प्रिपरेशन होता है, यानी कि इंटरफेस, और फिर एक्चुअल में सेल डिवीज़न होता है, यानी कि एम फेज़। तो ये जो था इसका समरी था, ठीक।